हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम बात करने वाले हैं अस्थमा के बारे में। अस्थमा क्या है? अस्थमा मीन्स दमा। हिंदी में हम इसे बोलते हैं दमा। तो अस्थमा की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो अस्थमा क्या है? अस्थमा इज ए क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एंड रिवर्सिबल लंग डिजीज। अस्थमा क्या है? एक क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज है। अस्थमा क्या है? एक क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज है। लंबे समय से चली आ रही कोई बीमारी है जिसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है। ठीक है। और रिवर्सिबल इसको इसलिए बोला है कि अगर किसी पेशेंट को अस्थमा होता है, अस्थमा का कोई अटैक पेशेंट को आता है और उसमें से सारे सिम्टम्स आ जाते हैं, ब्रीथिंग डिफिकल्टी, चेस्ट टाइटनेस और कफिंग, स्पूटम, ये सारी चीजें दिखनी स्टार्ट हो जाए, मतलब अस्थमा का अटैक पेशेंट को आया है। और उसी टाइम पे अगर हम उसे मेडिकल मैनेजमेंट दे दें तो वो नॉर्मल अपनी उस कंडीशन में वापस चला जाता है। तो इसलिए हम इसे बोलते हैं रिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब रिवर्स कर सकते हैं, उसे वापस उसी कंडीशन में लाया जा सकता है। इन इन्फ्लामेशन एंड नैरोइंग ऑफ ब्रोंकियल ल्यूमन, इसके अंदर इन्होंने बोला है कि इन्फ्लामेशन हो जाएगी हमारी एयरवे के अंदर, नैरोइंग हो जाएगी हमारी ब्रोंकियल ल्यूमन के अंदर, मतलब हमारी जो ब्रोंक्योल्स होते हैं, हमारा जो एयरवे होता है, वहां पे क्या होगी, जब ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, वो किसी भी वजह से हो सकती है, या तो कोई पोल्यूटेंट वहां पे आ गया है, कोई स्टिमुलाई वहां पे आ गया है, या फिर कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर, क्योंकि इसका कोई नॉन कॉज नहीं है, कोई बैक्टीरिया इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल सिर्फ और सिर्फ फैक्टर्स हैं जो इसे अफेक्ट करते हैं। तो उन फैक्टर्स की वजह से हमें क्या क्या चीजें देखने के लिए मिल सकती हैं, देखिए। इन विच देयर इन इन्फ्लामेशन एंड नैरोइंग ऑफ ब्रोंकियल ल्यूमन, जो हमारा ब्रोंकियल ल्यूमन होता है उसकी नैरोइंग हो जाएगी। लाइक ये मैं आपको बाद में अभी डिस्क्राइब करूंगी। तो उसमें क्या हो जाएगी, नैरोइंग हो जाएगी, मतलब वो थिन हो जाएगा उसका जो, अगर हम मैं बोलूँ, ये हमारी जो सांस की नली है, ये हमारा ब्रोंक्यूल्स है। लेकिन अगर इसके अंदर स्वेलिंग हो गई या कोई ऑब्स्ट्रक्शन इसमें हो गई, कोई इन्फ्लामेशन इसके अंदर हो गई, तो ये कुछ इतना पतला आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसके अंदर हमें सांस लेनी बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो इस चीज को बोला है इन्होंने, हमारी ब्रोंकियल के अंदर, ब्रोंकियल ल्यूमन में क्या हो जाएगी, नैरोइंग हो जाएगी और इन्फ्लामेशन हो जाएगी। एंड हाइपर एक्टिव रिस्पॉन्स टू सर्टेन स्टिमुलाई बाय वीजिंग, डिसेप्निया एंड कफिंग। तो ये बोल रहे हैं कि हाइपर रिस्पॉन्स शो करेगी हमारी जो ब्रोंक्यूल्स हैं। कैसे? अगर कोई स्टिमुलाई उसके अंदर एंटर हुआ, लाइक हम किसी इन्वायरमेंट से, लाइक वार्म इन्वायरमेंट से कोल्ड इन्वायरमेंट में अगर हम जा रहे हैं, तो पेशेंट तुरंत क्या करेगा, अपने एलर्जिक रिएक्शन शो करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, वीजिंग हो सकती है उसे, डिसएपनिया मतलब सांस में दिक्कत हो सकती है, कफ विद स्पूटम, स्पूटम के साथ हमें कफ देखने के लिए मिलेगी। तो ये सारी की सारी चीजें, अगर कोई अदर फैक्टर हमारे ब्रोंक्यूल्स में एंटर करता है, तो ये हाइपर रिस्पॉन्स करना शो कर देती है, जिसकी वजह से हमें दिखाई देते हैं वीजिंग, डिसएपनिया एंड कफ विद स्पूटम। तो यहाँ पे एक नॉर्मल सी मैंने ब्रोंकाई बनाई है, जो कि ये हमारा नॉर्मल एयरवे है एंड ये हमारा अस्थमैटिक एयरवे है। तो ये हमारा नॉर्मल एयरवे कैसे हुआ, जैसे ये हमारी ब्रोंक्यूल्स हैं एंड ये हमारा म्यूकस है एंड ये हमारी म्यूकस लेयर है, लेकिन इसके अंदर फुल स्पेस है कि हम ब्रीथिंग कर सकते हैं, इनहेल एंड एक्सहेल कर सकते हैं। इसके अंदर कोई इन्फ्लेमेशन नहीं है, कोई इरिटेंट नहीं आया है, कोई स्टिमुलाई नहीं है, ये नॉर्मल इंसान का क्या है, ब्रोंकाई है। वहीं पे अगर मैं बात करूं अस्थमैटिक पेशेंट के बारे में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारी म्यूकस है एंड ये क्या है, हमारी म्यूकस लेयर। अगर कोई भी स्टिमुलाई इसके अंदर आया, लाइक वो इन्वायरमेंटल फैक्टर भी हो सकता है, कोई स्टिमुलाई भी हो सकता है, स्टिमुलाई यानी कि कोई पोल्यूटेंट, कोई एलर्जी, किसी भी तरीके का स्टिमुलाई एंटर होगा हमारे ब्रोंक्यूल्स के अंदर, तो क्या हो जाएगा, ये तुरंत से हाइपर एक्टिव रिस्पॉन्स करना शो कर देगा। और इससे ये जो हमारी स्पेस है, हमारा जो म्यूकस लेयर है, वो क्या हो जाएगा, स्क्वीज हो जाएगा, नैरो हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें कम स्पेस मिलेगा ब्रीथ आउट करने के लिए। एंड म्यूकस प्रोडक्शन भी होना स्टार्ट हो जाएगी जब उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाएगी। और इस कम स्पेस की वजह से, क्योंकि जो हमारी ब्रोंक्यूल्स हैं वो स्वेलो हो गई हैं, वो नैरो हो गई हैं, तो हमें सांस लेने में क्या हो जाएगी,
दिक्कत होने लग जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, हमें ये सारे सिम्टम देखने के लिए मिलेंगे। व्हीजिंग साउंड हमें दिखाई देंगी, डिसएपनिया मतलब सांस में दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाएंगी, और कफिंग, ये सारे के सारे सिम्टम हमें पेशेंट के अंदर दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये है हमारा नॉर्मल इंसान का ब्रोंकाई, एंड ये है अस्थमैटिक पेशेंट का ब्रोंकाई। अगर हम देखें कि जो अस्थमा है वो 3 प्रॉब्लम्स के साथ हमें देखने के लिए मिलता है, तो वो कौन-कौन सी हैं? फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा एयरवे इन्फ्लेमेशन, जो टॉप पे आता है, मतलब एयरवे में इन्फ्लेमेशन हो गया, जिसकी वजह से हमें ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलती है। सेकंड, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि एयरवे हाइपर रिस्पॉन्सिव टू स्टिमुलाई, जब कोई स्टिमुलाई हमारे एयरवे के अंदर एंटर होता है, जिससे कि अस्थमा वाले पेशेंट को एलर्जी होती है, अगर वो स्टिमुलाई एयरवे के अंदर एंटर हुआ तो ये क्या करेगी, हाइपर रिस्पॉन्स शो करना स्टार्ट कर देगी। हमारा एयरवे क्या करेगा, हाइपर रिस्पॉन्स करना शो करेगा, जिसकी वजह से उसे कफ, स्पूटम, ये सारी दिक्कतें देखने के लिए मिलती हैं। एंड थर्ड नंबर पे आता है म्यूकस इन एयरवे कॉन्टैक्ट, जिसको हम बोलते हैं ब्रोंकोस्पाज्म, मतलब एयरवे के अंदर म्यूकस आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है अस्थमा के अंदर हमें देखने के लिए मिलती है, एंड ये 3 रीजंस हैं जिसकी वजह से अस्थमा डेवलप होती है। अब हम बात करेंगे फैक्टर ऑफ अस्थमा, मतलब फैक्टर अफेक्टिंग, या फिर आप कॉज बोल सकते हो, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म तो क्योंकि इसका नहीं है, तो इसके कॉज के बारे में हम बात करेंगे। तो इसके कॉज को हमने 2 टाइप से क्लासिफाई किया है। फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर, एंड सेकंड नंबर पे आता है हमारा जेनेटिक फैक्टर। तो फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर के अंदर फर्दर फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है अस्थमा को अफेक्ट करने में। तो फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा एयरबोर्न एलर्जीज, सेकंड नंबर पे आता है हमारा रेस्पिरेटरी फैक्टर, एंड थर्ड नंबर पे आता है फिजिकल एक्टिविटी, सर्टेन मेडिकेशन, मतलब कुछ मेडिकेशन जो कि अस्थमा के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं, जो कॉज कर सकती हैं अस्थमेटिक अटैक या पेशेंट को एलर्जिक रिएक्शंस। तो वो कौन कौन सी है, नॉन स्टेरॉइड्स हमें पेशेंट को नहीं देने होते, नसेड्स नहीं देने होते हैं जो पेशेंट अस्थमेटिक होते हैं। सेकंड पे आता है एस्पिरिन, एस्पिरिन भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है अस्थमा वाले पेशेंट के अंदर, एंड बीटा ब्लॉकर्स मतलब एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स भी बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्राइंडिकेटेड मानी जाती है अस्थमा वाले पेशेंट्स के अंदर। एंड फिफ्थ नंबर पे आता है हमारा स्ट्रेस। अगर आप स्ट्रेस बहुत ज्यादा ले रहे हो तो वो भी आपको अफेक्ट कर सकता है, आपकी हेल्थ को भी अफेक्ट करेगा ओवरऑल, एंड अस्थमा वाले पेशेंट को भी अफेक्ट करेगा। फिर आता है प्रिजर्व इन फूड, मतलब अगर कुछ ऐसे फूड जो आप फ्रिज में बहुत टाइम से स्टोर करके रखते हो, देन आप उनको क्या कर रहे हो, ईट कर रहे हो, तो उसकी वजह से भी आपको अस्थमा के अंदर प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिल सकती है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीज, कुछ डिजीज ऐसी होती है जो अफेक्ट करती है पेशेंट को, अस्थमा वाले को। फिर उसके अंदर आता है फूड एलर्जी। जेनेटिक फैक्टर में अगर हम बात करें तो फर्स्ट आते हैं हमारा फूड एलर्जी। तो फूड एलर्जी ऐसी हो सकती है लाइक हमारी फैमिली हिस्ट्री में किसी को फूड, किसी लाइक किसी पेशेंट को सिट्रेट से एलर्जी थी, तो आगे जाके उनकी फैमिली में किसी बच्चे को भी उसी चीज, उसी फूड से एलर्जी देखने के लिए मिलती है। लो बर्थ वेट में भी अगर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि 1500 ग्राम से कम होते हैं, तो उनकी इम्यूनिटी भी बहुत ही ज्यादा लो होती है, जिसकी वजह से वो किसी भी बीमारी को बहुत ही जल्दी कैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए बोला गया लो बर्थ वेट भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं। हे फीवर भी इसको अफेक्ट करता है, एंड फैमिली हिस्ट्री में अगर किसी को अस्थमा रहा है तो आगे चल के उनके बेबीज को या किसी को भी फैमिली में होने के चांस रहते हैं। अब बात करेंगे हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। तो क्या रहेगी इसकी पैथोफिजियोलॉजी? फर्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है टिगर। टिगर मीन्स पोक होना, किसी चीज से इरिटेट होना। तो वो इरिटेट किस वजह से हो सकता है? या तो कोई एलर्जन एंटर हुआ है हमारे एयरवे में, ब्रोंकाई में, या तो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं उसकी वजह से, या तो हम किसी कोल्ड एयरवे में गए हैं, मतलब कोल्ड कोल्ड इन्वायरमेंट में गए हैं, वार्म से कोल्ड में गए हैं, या फिर अभी मैं जैसे यहाँ पे खड़ी हूँ, मैं एसी रूम में जाके खड़ी हो जाती हूँ, तो भी बहुत ज्यादा चांस है अफेक्ट होने के। एंड लास्ट में आता है हमारा इन्फेक्शन, किसी भी इन्फेक्शन की वजह से। अगर ये सारी चीज कुछ भी हमारे एयरवे के अंदर एंटर हो रहा है तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगी हमारी इम्यून सेल्स। और वो इम्यून सेल्स कौन कौन सी है? मस्ट सेल होती है हमारी, एसिनोफिल्स होते हैं, एंटी हाइपर सेल्स होती है। जब ये सारी की सारी सेल्स एक्टिव हो जाएंगी, फिर क्या होगा, रिलीज ऑफ इन्फ्लामेटरी मेडिकेटर, जो मेडिकेटर्स होते हैं वो क्या होंगे, रिलीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। देन अगर वो रिलीज हुए
और वो रिलीज होना स्टार्ट हो गए तो वो क्या कॉम्प्लिकेशन कॉज करेंगे, हमारे एयरवे के अंदर इन्फ्लामेशन। एयरवे के अंदर अगर इन्फ्लामेशन होगी फिर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा हमारा म्यूकस प्रोडक्शन। जब हमारे एयरवे के अंदर ये सारी चीजें आनी स्टार्ट हुई, ये सारी की सारी सेल्स जो है एक्टिव हो गई है, उसके बाद क्या हो जाएगा, एयरवे के अंदर हमारे इन्फेक्शन होएगा, इन्फ्लामेशन होएगी, ऑब्स्ट्रक्शन होएगा, जिसकी वजह से म्यूकस प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। तभी हमें अस्थमा और सीओपीडी वाले पेशेंटों के अंदर कफ के साथ स्पूटम भी देखने के लिए मिलता है। उसके बाद क्या होगा, एयरवे एडिमा। तो एयरवे एडिमा कैसे हो रहा है, स्वेलिंग हो जाएगी हमारे एयरवे लाइनिंग में। जो हमारा एयरवे का जो लाइनिंग है, जो मैंने ऐसी ब्रोंकाई बनाई थी, ये हमारी म्यूकस लाइन थी, ये म्यूकस लाइन थी हमारी, इसमें क्या हो जाएगी, यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाएगी। इन्फ्लामेशन होगी तो यहाँ पे स्पूटम प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो म्यूकस प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा या कोई ऑब्स्ट्रक्शन होएगी तो ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, स्वेलो हो जाएगा। ये यहाँ पे स्वेलिंग आनी स्टार्ट हो जाएगी। स्वेलिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी तो हमें ब्रीथिंग के लिए ये काफी कम स्पेस मिलेगा, क्योंकि स्वेलो हो गया, ये फूल गया, स्वेलो हो गया और ऑब्स्ट्रक्शन हो गई इसमें, यहाँ पे म्यूकस प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा और ये स्पेस काफी नैरो हो जाएगा, काफी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, अस्थमा। और अस्थमा के अंदर हमें कौन सा साइन देखने के लिए मिलेगा, ब्रीजिंग, कफ, चेस्ट टाइटनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। तो ये सारी की सारी कॉम्प्लिकेशन जो है हमें पेशेंट के अंदर देखने के लिए मिलेगी ओवरऑल लास्ट में। ठीक है, तो ये पैथोफिजियोलॉजी आपको समझ आ ही गई होगी, मैंने बहुत ही नॉर्मल लिखी है। ट्रिगर होगा, एक्टिवेट होगी हमारी इम्यून सेल, रिलीज होगा इन्फ्लामेटरी फैक्टर जो होगा वो रिलीज होगा, और रिलीज होगा इन्फ्लामेटरी मेडिकेटर तो क्या होगा, वो एयरवे के अंदर इन्फ्लामेशन ही कॉज करेगा। इन्फ्लामेशन कॉज होगी तो म्यूकस प्रोडक्शन होगा, म्यूकस प्रोडक्शन होगा तो हमारी जो ये सारी की सारी एयरवे एडिमा वगैरह कॉज हो जाएगा। एयरवे एडिमा कॉज होगा तो क्या होगी, एयरवे के अंदर नैरोइंग हो जाएगी, नैरोइंग होगी तो अस्थमा देखने के लिए मिलेगी, अस्थमा देखने के लिए मिलेगी तो ये सारे सिम्टम भी हमें उसके साथ साथ देखने के लिए मिलेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बारे में, मतलब कि कौन कौन से ऐसे टेस्ट, अगर पेशेंट को अस्थमा है तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म करने होते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा मेडिकल हिस्ट्री। मतलब मेडिकल हिस्ट्री में हम क्या पूछेंगे पेशेंट को, कि उसको कोई और डिजीज तो नहीं है, अगर है तो वो कौन सी मेडिसिन खा रहा है, या ऑन गोइंग ट्रीटमेंट वो किस चीज का ले रहा है, अगर उसे अस्थमा है, अगर अभी भी उसे अस्थमा है तो वो कौन कौन सी मेडिकेशन ले रहा है। तो ये सारी चीजें आती है हमारी मेडिकल हिस्ट्री के अंदर। फिर आता है हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन। जब हमारे पास पेशेंट आएगा हॉस्पिटल के अंदर तो हमें पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करना होता है। उसके अंदर हमें चेक करना होता है टोटल सरफेस बॉडी का, कि उसकी बॉडी पे कोई मार्क तो नहीं है, या फिर उसकी स्किन कैसी है, वो हाइड्रेट है या नहीं, कहीं वो डिहाइड्रेट तो नहीं है पेशेंट, या फिर प्रॉपर हम देखेंगे उसमें वाइटल साइन चेक करेंगे हम पेशेंट के, कि भाई उसकी सैचुरेशन वगैरह ठीक है कि नहीं, SpO2 वगैरह चेक करेंगे पेशेंट का। क्योंकि क्या रहता है ना, रेस्पिरेटरी वाले जितने भी डिसऑर्डर होते हैं, या COPD ले लो आप, या अस्थमा देख लो, ट्यूबरकुलोसिस देख लो, तो इसमें सब में ब्रीथिंग डिफिकल्टी बनी रहती है। और ब्रीथिंग डिफिकल्टी बनी रहेगी तो इट मीन्स उसके अंदर कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की कमी है, या फिर तो वो एक्सेल नहीं कर पा रहा है ढंग से, या इनहेल नहीं कर पा रहा है एयर को, CO2 को बाहर नहीं निकाल पा रहा है। ठीक है, तो ये सारी कॉम्प्लिकेशन होती है, तो उसकी वजह से सैचुरेशन हमें मैक्सिमम कम देखने के लिए मिलती है। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में हमें सारे के सारे वाइटल साइन देखने हैं पेशेंट के, पेशेंट की बॉडी सरफेस देखना है कैसा है, पेशेंट हाइड्रेट है या नहीं, उसका ग्लासगो कोमा स्केल चेक करना है कि वो ढंग से कॉन्शियस भी है या नहीं, वो बता पा रहा है कि नहीं। तो ये सारी चीजें आ जाती है हमारी फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर। फिर आता है हमारा स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर एक ऐसा सा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें हम पेशेंट से फूंक मरवाते हैं, और कुछ बॉल्स होती हैं, 3 ऐसे बॉक्सेस होते हैं, उनके अंदर 3 बॉल्स होती हैं। तो पेशेंट जैसे भी इनहेल करेगा, एक्सहेल करेगा तो ये बॉल्स क्या होंगी, ऊपर जाएंगी। तो कुछ पेशेंट जो हेल्दी हैं, जिनको अस्थमा वगैरह नहीं है, कोई डिजीज नहीं है, तो वो इन तीनों बॉल्स को अप कर देंगे। लेकिन अगर पेशेंट अस्थमा से ग्रसित हो रखा है, उसे अस्थमा है, ट्यूबरकुलोसिस है, तो वो क्या करेगा, कफिंग करनी स्टार्ट कर देगा, वो ढंग से एक बॉल भी ऊपर नहीं उठा पाएगा। तो स्पायरोमेट्री इंस्ट्रूमेंट टेस्ट करते हैं। फिर एबीजी करवाते हैं। एबीजी में हमें पता चल जाता है कि वो गैस पिन में तो नहीं है पेशेंट, वो एल्कलोसिस में तो नहीं है, वो एसिडोसिस में तो नहीं है, CO2 की मात्रा कितनी है बॉडी के अंदर, वो बढ़ रही है या फिर घट रही है, ऑक्सीजन का लेवल कितना है,
सोडा बाइकार्ब कितना है, पीएच कितना है, तो ये सब कुछ हमें पता चल जाता है एबीजी के अंदर। तो एबीजी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे पहले एबीजी करनी है, इन सारी चीज़ के बाद, फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद और मेडिकल हिस्ट्री के बाद। फिर आता है हमारा SpO2 चेक। SpO2 जरूर चेक करनी है, मस्ट है, क्योंकि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, तो हो सकता है उसकी सैचुरेशन आपको कम मिले और आपको ऑक्सीजन थेरेपी देने की रिक्वायरमेंट हो उसी टाइम पे। फिर आता है हमारा स्पूटम कल्चर। स्पूटम कल्चर कराते हैं क्योंकि पेशेंट हॉस्पिटल में आया है, तो दिखती सी बात है उसे कोई ना कोई इन्फेक्शन होगा, उसे सांस में दिक्कत आ रही है, उसका स्पूटम निकल रहा है, बहुत ज्यादा स्पूटम प्रोडक्शन हो रही है, तो उसे कहीं ना कहीं इन्फेक्शन है, इसलिए हम स्पूटम टेस्ट कराएंगे। स्पूटम टेस्ट करवाने का पर्पज हमारा रहता है, उसमें हमें पता चल जाता है कि कौन सा इन्फेक्शन है, कौन सा इन्फेक्शन है, कौन सा बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है अभी फिलहाल, और उस बैक्टीरिया के हिसाब से क्या चलती है एंटीबायोटिक्स, तो इसीलिए ये प्रायोरिटी में रखा जाता है। सीबीसी इसलिए चेक कराते हैं कि टीएलसी, डब्ल्यूबीसी ये सारी पता चल जाती है कि इन्फेक्शन कितना बढ़ रहा है बॉडी के अंदर। चेस्ट एक्सरे में हमें पेशेंट के लंग्स की कंडीशन पता चल जाती है कि वो कैसे हैं, ठीक है या नहीं, या कुछ उनमें प्रॉब्लम आ रही है, तो ये सारी की सारी चीजें हमें पता चल जाएंगी चेस्ट एक्सरे के अंदर। फिर ये होता है एक पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कराते हैं, और ये होता है मेथाकोलिन चैलेंज टेस्ट। इसमें अंदर मेथाकोलिन नाम की एक ड्रग होती है, जिसमें एक पंप के थ्रू हम पेशेंट को कराते हैं। तो कुछ पेशेंट जब इसे एक्सेल करते हैं, इनहेल करते हैं, तो उन्हें बहुत ही ज्यादा एलर्जी शो होती है, तो ये वाला हम टेस्ट कराते हैं, मिथाकोलिन ये चैलेंज टेस्ट कराते हैं। तो ये सारे के सारे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हमें अस्थमा वाले पेशेंट के अंदर कराने की नीड होती है। अब हम बात करने वाले हैं ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा, मतलब अस्थमा के पेशेंट में कौन कौन से ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं। सो फर्स्ट नंबर पे अगर कोई आपसे पूछे कि ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगी अस्थमा के पेशेंट के अंदर, तो ड्रग ऑफ चॉइस इसमें रहती है साल्ब्यूटामोल, जो कि एग्जाम में भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो साल्ब्यूटामोल क्या रहेगी, इसकी ड्रग ऑफ चॉइस है अस्थमा की। फिर से बोल रही हूँ, साल्ब्यूटामोल ड्रग ऑफ चॉइस है अस्थमा की, ठीक है। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं हम साल्ब्यूटामोल को, लेकिन इसके साथ हमें कुछ सपोर्टिव ट्रीटमेंट भी देने की जरूरत होती है। तो इसमें हम लॉन्ग लॉन्ग टर्म कंट्रोल मेडिकेशन देते हैं, जो कि प्रिवेंट करती हैं इन्फ्लामेशन को, जो इन्फ्लामेशन हुई है हमारे एयरवे के अंदर, हमारे ब्रोंक्यूल्स के अंदर, एंड इन्फेक्शन हुआ है जो भी, एंड कोई रेडनेस हो गई है, स्वेलो हो गया है और स्पूटम प्रोडक्शन हो रही है, तो उन सारे सिम्टम्स को प्रिवेंट करने के लिए क्या देते हैं हम, ये सारी मेडिकेशन देते हैं। तो इसमें फर्स्ट नंबर पे आता है इनहेल कोर्टिकोस्टेरॉइड। इनहेल कोर्टिकोस्टेरॉइड में हम क्या क्या देंगे, फ्लूटिकासोन देंगे, ब्यूटीसोलोन देंगे, बेक्लामिथासोन देंगे। तो ये तीनों टेबलेट उनकी चलती है, इनमें से कोई एक ये डिसाइड होता है कि डॉक्टर आपको क्या प्रिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है ल्यूकोट्राइन मेडिकेशन। उसके अंदर हम देते हैं मोन्टिलुकास्ट मेडिकेशन देते हैं हम पेशेंट को, एट नाइट चलती है, ये एचएस चलती है, ठीक है। फिर देते हैं हम लॉन्ग एक्टिंग। लॉन्ग एक्टिंग में क्या देंगे, लॉन्ग एक्टिंग जो ड्रग्स होती है वो लॉन्ग टाइम के लिए क्या करती है, स्टेबल कर देती है अस्थमा वाले पेशेंट को। तो लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा मेडिकेशन हम उसको देंगे, हम सालमेट्रोल, ठीक है। सोलमेट्रोल हम क्या देंगे इसके अंदर, लॉन्ग एक्टिंग ड्रग के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस सकते हैं। लेकिन अगर किसी पेशेंट को अस्थमेटिक अटैक आ गया तो उस टाइम पे हम देते हैं साल्ब्यूटामोल। ये क्विक रिलीफ देती है पेशेंट को, और बहुत ही जल्दी आराम करती है। अगर कुछ ऐसी कंडीशन आती है, ब्रीथलेसनेस हो रहा है पेशेंट, चेस्ट टाइटनेस आ रही है, एयरवे डिफिकल्टी हो रही है, तो आपको तुरंत से इसे इनहेलर देना है, साल्ब्यूटामोल का ड्रग ऑफ चॉइस है ये अस्थमा पेशेंट की। फिर देते हैं एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स देते हैं इसके अंदर, जो कि इंजेक्शन चलता है प्रेडनिसोलोन का। प्रेडनिसोलोन एक इंजेक्शन है जो पेशेंट को दिया जाता है बीडी। वैसे तो ये ट्रीटमेंट डिपेंड करता है सिवियरिटी ऑफ पेशेंट, पेशेंट की सिवियरिटी कैसी है, पेशेंट ग्रीन जोन में है या फिर रेड जोन में है। अगर रेड जोन में पेशेंट है तो सारी की सारी चीजें चलेंगी, प्लस ऑक्सीजन थेरेपी भी चलेगी, ऑक्सीजन सपोर्ट भी हम उसे देंगे, और ये सारा ट्रीटमेंट हम उसको फॉलो कराएंगे। अगर पेशेंट ग्रीन जोन में है तो हम उसे नॉर्मली इस इनहेलर के बारे में बताएंगे, साल्ब्यूटामोल के बारे में, और कुछ सपोर्टिव ट्रीटमेंट हम एक दो मेडिकेशन इसमें से दे देते हैं। तो बस ये चीजें चलती हैं। अगर लास्ट में रहेगा एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स तब देते हैं हम अगर पेशेंट को बहुत ज्यादा फीवर आ रहा है बार बार, या वो किसी इन्फेक्शन से सफर कर रहा है,
अस्थमा के अंदर, या फिर उसे कफिंग बहुत ज़्यादा हो रही है तो हम स्पूटम टेस्ट कराते हैं। स्पूटम टेस्ट में हमें पता चलता है कौन-सा बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, कौन-सा इन्फेक्शन पेशेंट की बॉडी के अंदर है। तो उस कल्चर को देख के डिपेंड करता है कौन से कल्चर में क्या आया है, तब हम क्या करते हैं उसे प्रिस्क्राइब करते हैं एंटीबायोटिक। तो ये सारा ट्रीटमेंट क्या करते हैं, फॉलो करते हैं अस्थमा वाले पेशेंट के अंदर। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है और नॉलेजेबल रही है, तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।